तो स्टूडेंट्स आज हम लोग का इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम लोगों को वेट था इसी चीज़ का कि केमिस्ट्री का कब मॉडल पेपर आएगा। तो जैक बोर्ड के द्वारा केमिस्ट्री का मॉडल पेपर आ चुका है, देखिए 2023 से 2024 का, यानी कि जिसमें आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए इस बार हम लोग का पैटर्न चेंज होने वाला है, क्योंकि केवल 10 चैप्टर का ही आप लोगों का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, और वो 10 चैप्टर आप जानते हैं। तो उस 10 चैप्टर से इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसी बेसिस पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। तो चलिए इसमें से हम लोग देखेंगे कि क्या पैटर्न होगा, किस टाइप से एग्ज़ाम होगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, वो सारे चीज़ को देखेंगे। उसके बाद फिर इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। और पता होगा कि हर बार की अपेक्षा इस बार ऑब्जेक्टिव का वेटेज इसमें बढ़ा है। तो चलिए बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको जाके दिक्कत ना हो कि कैसे क्या टाइप का क्वेश्चन होगा, किस टाइप से पूछा होगा, वो सारे चीज़ आपका माइंड में पहले से हो। इसलिए चलिए बार हम आपको अच्छे से सारा चीज़ समझा देते हैं। देखिए स्टूडेंट टाइम जैसे उतना ही रहने वाला है, 3 घंटा ही, और टोटल मार्क्स आपका 70 होने वाला है। और पहला देखिए सामान्य निर्देश में यहाँ पे दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दिए, तो आप बचपने से जानते हैं। और सभी क्वेश्चन का बोला है कि आप आंसर दीजिएगा। टोटल क्वेश्चन जो इस बार होने वाला वो 48 होगा, है ना। टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 48 होगा, जिसमें 1 से लेकर के 25 तक, यानी कि आपका 25 इसमें इस बार ऑब्जेक्टिव होने वाला है। देखिए प्रश्न 1 से 25 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय मीन्स हो गया वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक उसमें कोई सही है, उसी को आपको क्या करना है, सही वाला को टच करना है। अब स्टूडेंट देखिए 1 से 25 तक यानी कि 25 ऑब्जेक्टिव होगा, और 26 से 34 तक यानी कि 26 से 34 तक जो है सो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप का, जिसमें आपको सब में एक एक नंबर करके देगा। तो 8 क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क्स करके आने वाला है। ठीक है, उसके बाद 35 से 42 तक यानी कि टोटल आपका 7 क्वेश्चन हो रहा है, जिसमें से केवल 6 का ही आपको आंसर देना है, और वो 6 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन 3 नंबर करके होगा, यानी कि 3 मार्क्स करके होगा। तो 7 क्वेश्चन में से केवल आपको 6 क्वेश्चन ही बनाना है, सॉल्व करना है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन पे 3-3 अंक करके मिलने वाला है। उसका देखिए 43 से लेकर के 48 तक मतलब 5 क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको पाँचों सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको 4 ही बनाना है। देखिए केवल 4 प्रश्न ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सारा नहीं करना है, केवल 4 ही करना है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा 1 से लेकर के 48 तक का क्वेश्चन का डिटेल कि कैसे क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। तो स्टूडेंट ये तो माइंड में आ गया है कि 1 से 25 तक हम लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए 1 से 25 तक का आज हम इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं सभी क्वेश्चन को, और 25 से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। और आज का देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो क्या है कि मोलारिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। याद कीजिए स्टूडेंट आज हम सुबह जो वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें हम आपको सॉल्यूशन से प्रीवियस क्वेश्चन को बताए थे, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉल्व कराए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिए थे, और बोले भी थे कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। यदि आप सुबह वाला लेक्चर को देखे होंगे तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हम फिर से एक बार आपको समझा देते हैं फॉर्मूला लिख करके कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट सेम वही क्वेश्चन है जो मॉर्निंग में बताएं। 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन का मोलरता क्या होगा। तो मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है बताइए तो, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया, 2 ग्राम NaOH, तो 2 हो जाएगा बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में कौन है, NaOH है, और NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। फिर इनटू क्या है, 200 ml है, यानी कि ml वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 1000 वाला, 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200 है। अब ये इससे कट जाएगा स्टूडेंट 5 टाइम्स, ये इससे कटेगा 8 बार में, और ये इससे कटेगा कितना बार में, ये 4 बार में, और ये 1 बार में। और 1/4 का मतलब कितना होता है, 0.25, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का इसमें 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा वो लिखा है कि अमंग द फ्लोइंग सबस्टांस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय। यहाँ पे सबस्टांस का स्पेलिंग में मिस टाइप हो गया है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, यहाँ सबस्टांस ही है, ठीक है ये वाला। तो वही लिखा है अमंग द फ्लोइंग सबस्टांस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, मतलब इसमें से किस पदार्थ द्वारा वाष्पीय दाब सबसे कम होगा, यानी कि किसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा वो आपको बताना, वाटर का, एल्कोहल का, ईथर का, या मरकरी का। ये तो आप बचपन से ही जानते होंगे कि मरकरी का, लेकिन बचपन से नहीं मतलब क्लास 12 में बचपन से आप जान रहे हैं ना, 12 में बचपन से, कि मरकरी का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए तो, यूनिट ऑफ केबी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल, ये वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये सब तुम बताए भी थे जब आपको पढ़ा रहे थे। अच्छा आपको कमेंट करके ये बताना है कि केबी हम आपको कौन सा चैप्टर में पढ़ाए थे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स में, ये कमेंट करके बताइएगा।
चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो देखिए क्या लिखा है। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3, यानी कि Al2O3 से हमको 1 मोल एल्युमिनियम चाहिए, तो इसके लिए कितना हम लोगों को आवेश का आवश्यकता पड़ेगा इस Al2O3 से 1 मोल एल्युमिनियम निकालने के लिए, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट Al2O3 है, इस Al2O3 से हमको Al चाहिए, ठीक है। Al का पहले बताइए चार्ज कितना होता है +3। यहाँ से यदि हमको सिर्फ Al चाहिए तो Al के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही F होगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3F हम लोगों को क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3F, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या लिखा है कि द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे दिया है, किसमें मोलर चालकता सबसे अधिक होगा वो पूछा है। देखिए विलयन का सांद्रता के लिए मोलर चालकता सबसे अधिक किसमें होगा, सबसे अधिक किसमें होता है 0.001 मोलर में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या लिखा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 1.01 इंटू 10⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर, इट्स मोलर कंडक्टेंस इन पर ओम पर सेंटीमीटर पर मोल इज, मतलब कि इसका मोलर कंडक्टेंस हम लोग से पूछा है स्टूडेंट, ठीक है। और मोलर कंडक्टेंस को हम लोग लेमडा एम बोलते हैं, तो लेमडा एम हम लोगों से पूछा है कि लेमडा एम क्या होगा वो बताइए। तो लेमडा एम का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, 1000 इंटू K/m, ठीक है। के का वैल्यू देखिए यहाँ पे दे दिया है, के का कितना वैल्यू है, तो के का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁻², तो लिखिए 1.01 इंटू 10⁻² इंटू 1000, देखिए 1000 को हम लोग 10⁻³ भी लिख सकते हैं, है ना, 10⁻³ ये लिख दिए, फिर बाय हम लोगों के पास इसका मोलारिटी कितना दे दिया है 0.1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 0.1 है, इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो ऊपर एक 10 चले जाएगा, है ना, ऊपर एक 10 चल जाएगा तो 10⁻3, और ऊपर एक ठो और 10 चल गया तो 10⁻3 और एक 10⁻4 हो गया। 10⁻4 में 10⁻-2 घटिए कितना हो जाएगा 10⁻-2, तो 1.01 इंटू 10⁻4 में 10⁻-2 कीजिएगा स्टूडेंट, तो मिस्टेक से हम 10⁻-2 बोलते हैं, 10⁻2 होगा। देखिए 10⁻3 और 10⁻1 मिलके 10⁻4 इंटू 10⁻-2 मिलके क्या हो जाएगा 10⁻+2, और 1 पॉइंट जब यहाँ से पॉइंट उड़ा दिए तो 0.1 बचा, 0.1 का मतलब 1 होता है, यानी कि बाय 1, और किसी भी चीज़ के नीचे 1 होता है उसको हम लोग को लिखना नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है 1.01 इंटू 10⁻², तो 1.01 इंटू 10⁻² कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻²। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि रेडियो सक्रिय विघटन किसका उदाहरण होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया या तृतीय कोटि अभिक्रिया का, किसका एग्जाम्पल होता है बताइए। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है रेडियो एक्टिव वाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर अ रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि यूनिट ऑफ रेट और रेट कांस्टेंट दोनों सेम होना चाहिए, किसमें दोनों सेम होता है, किसका यूनिट सेम होता है, रेट का और रेट कांस्टेंट का, ठीक है। देखिए किस अभिक्रिया का दर तथा दर स्थिरांक का मात्रा क्या होगा, समान होगा। दर में हो गया रेट और दर स्थिरांक का मतलब क्या होगा रेट कांस्टेंट, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो दोनों का यूनिट सेम बताइए किसके लिए होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए या सेकेंड या थर्ड। तो आपको इसका राइट आंसर पता ही होगा, शून्य कोटि अभिक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए स्टूडेंट यदि आपको अच्छा लग रहा है, सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी बेचारा अच्छा मार्क्स कर सके, है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 इंटू 10⁻² पर मिनट, द हाफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज, यानी कि हम लोगों से हाफ लाइफ पूछ दिया है, ठीक है। और कौन सा ऑर्डर रिएक्शन दे दिया, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ
हाफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, तो 0.693 बाय के, यही ना होता है 0.693 बाय के। तो के का इसमें आपको देखिए वैल्यू दे दिया है, के का वैल्यू कितना दिया है 2 × 10⁻⁻2 दिया है। तो चलिए 0.693 बाय क्या दिया है 2 × 10⁻⁻2। अब स्टूडेंट देखिए इस पॉइंट को यदि आप उड़ा देते हैं, ठीक है, तो नीचे यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 06 का मतलब क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। 693 बाय 2 × क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 और 3 अंक के बाद 3 अंक यहाँ से उड़ाए हैं तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 10 का पावर -2 और 10 का पावर 3 तो मिलकर के कितना हो जाएगा सिर्फ 10 होगा। और 10 × 2 मतलब 10 का पावर 1 और 10 का पावर 1 का मतलब क्या होगा सिर्फ 10 होगा। 10 × 2 कीजिएगा 20 होगा। अब 20 को जब 693 से डिवाइड कीजिएगा ना तो 34.65 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा 34.65। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 34.65 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी 34.65 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34.65। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जैक बोर्ड का ये आपका इस बार मॉडल पेपर है केमिस्ट्री का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का दर क्या होता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उस दौरान अभिक्रिया का दर बढ़ेगा घटेगा या सेम या फिर अनियमित रहता है या फिर स्थिर रहता है, क्या रहता है, तो समय के साथ वो घटता जाता है, डिक्रीज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी। ये भी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अब हम लोग का ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी एंड एफ ब्लॉक का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस, यानी कि इसमें बोला है ना इनमें से कौन सा संक्रमणीय धातु आयन रंगहीन है, मतलब जो रंगहीन होगा। और आपको याद होगा रंगहीन कब कब होता है, जब डी में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी कि डी 0 हो, या नहीं तो फिर डी जब पूरा भरा हो यानी कि डी 10 हो। ये दोनों केसेस में क्या होगा इसमें मतलब आपका कलरलेस होगा। तो यहाँ पे देखिए जिंक जो होता है स्टूडेंट, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है ना। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s2, यहाँ तक 20 हो जाता है और 3d क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3d 10। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में Zn+2 लिखा है, तो चौथा नंबर ऑर्बिट और ये तीसरा नंबर ऑर्बिट है, ये थर्ड नंबर ऑर्बिट है, ये फोर्थ नंबर ऑर्बिट है। तो आपका जो लास्ट वाला ऑर्बिट हुआ वो हो गया फोर्थ वाला ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन तो हम लोग का लास्ट वाला से निकलेगा, तो यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यदि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल भी जाता है फिर भी हम लोग का डी में क्या बचता है 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन डी में बचता है। और यदि डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब वो कलरलेस हो जाता है, यानी कि Zn2+ जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए Zn2+, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज़ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि किसमें हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज़्यादा किसका होगा वो चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 होता है ना। तो यहाँ पे कॉपर आपका 29 है, तो 29 है, तो इसका आप लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा क्या हो जाएगा 4s2 और 3d9, क्योंकि 4s2 तक में 20 हो जाता है और 3d9 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन आपका मतलब खाली हो रहा था। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 1। तो देखिए निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है ना, निकेल का कितना होता है 28 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 4s2 और 3d8 हो जाएगा, 4s2 3d8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट +2 है, निकेल पे भी देखिए +2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें n का वैल्यू 3d8 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार स्टूडेंट कोबाल्ट है, ठीक है, देखिए स्टूडेंट जो कोबाल्ट +2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोबाल्ट +2, और कोबाल्ट का कितना होता है हम लोग का 27 होता है, कोबाल्ट का कितना होता है 27 होता है, तो कोबाल्ट का 27, इसको सजाइएगा तो क्या हो जाएगा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d7, 4s2 3d7। इसमें से देखिए कोबाल्ट +2 था, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो यहाँ पे d में 7 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें चाहिए, तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। और Fe का कितना होता है स्टूडेंट, Fe का 26 होता है,
देखिए एफ ई का कितना हो जाएगा 26। तो एफ ई का 26 होता है, तो एक बार इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एफ ई यानी कि आयरन इसका कितना होता है 26, लेकिन इसमें भी +2 है, तो इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, क्या हो जाएगा 4s2, ये हो गया 20 और 3d6, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ पे 6 है, यानी कि यहाँ पे n आपका भी और कितना हो सकता है 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी सबसेल में आपका आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ एफ ई में, इसमें कितना था 3 2, इसमें 1 था, तो सबसे ज़्यादा n का वैल्यू किस में हुआ डी में, और जिसका n का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि Fe2+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी Fe2+ हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन NiCN का होल 4 2-, यानी कि इसका हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, और आपको पता होगा कि ये NiCN4 का होल -2 जो है, सॉरी NiCN का होल 4 - 2 जो है, ये इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आप सभी को याद होगा। स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है DsP2 होता है, कितना होता है DsP2, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल लिगेंड, मतलब इसमें न्यूट्रल लिगेंड कौन है, कौन नहीं है, है ना, न्यूट्रल लिगेंड कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं है। इस तो एग्जाम्पल भी बताए थे ये सब न्यूट्रल लिगेंड में। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। अब स्टूडेंट अभी केवल 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 15वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। 10 क्वेश्चन और बचा, बाकी हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, और इसी टाइप से एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी पूछेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि द नंबर ऑफ आयंस गिवन PtNH3 का होल 6Cl4 इन एक्वा सोल्यूशन विल बी, मतलब ये चीज़ जब इसका जब हम लोग एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो ये कितना आयन देगा, वही हम लोग से क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए Pt क्या है, PtNH3 का होल 6 है ना, का होल 6 है, और यहाँ पे क्या है Cl4 है, यानी कि क्लोरीन टोटल कितना 4 है, 4Cl-1। जब 4Cl-1 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा PtNH3 का होल 6 है ना, NH3 का होल 6, और जब इधर -4 है तो इधर भी क्या हो जाएगा +4। तो 4 आयन तो यहाँ से हो गया, एक आयन यहाँ पे हो गया, है ना, ये पूरा एक आयन हो गया और 4 आयन यहाँ पे, तो 4 एक टोटल कितना आयन हो गया 5 आयन, यानी कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। ये इसका एक्वा सोल्यूशन जो है हम लोग को कितना देने वाला है, तो 5 आयन देने वाला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड फ्रॉम अ चिलेट, यानी कि इनमें से कौन सा लिगेंड चिलेट बनाएगा, यानी कि चिलेट कौन बनाता है वो आपको बताना है। तो चिलेट कौन बनाता है, ऑक्जेलेट जो होता है, ऑक्जेलेट वही हम लोग का क्या बनाता है चिलेट बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला है ना कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनी-कॉप्स रूल, ठीक है, मार्कोनी-कॉप्स रूल को कौन फॉलो कर रहा है वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि मार्कोनी-कॉप्स रूल जो होता है, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल में अनसिमेट्रिकल हम लोग एल्किन देखते हैं, क्या देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन, है ना। अनसिमेट्रिकल एल्किन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तो CH3 फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मार्कोनी-कॉप है, तो मार्कोनी-कॉप के लिए या तो HCl चाहिए, या तो HCl चाहिए, और यानी तो क्या चाहिए HBr चाहिए, ये दोनों में से कोई एक रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितना हो गया 1 2 3 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन 3 4 और 2 6 हो गया, यानी कि C3H6 प्लस HCl या HBr होना चाहिए। देखिए तो C3H6Cl2 ये तो नहीं होगा क्योंकि HCl या HBr है। देखिए ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट आंसर होगा, क्या कि C3H6 भी है प्लस HBr, इसमें HCl भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों मार्कोनी-कॉप रूल होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं तो कार्बन का संख्या ज़्यादा कहाँ पर है, इसमें देखिए तो 1 2 3 ही कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 3 1, इसमें भी देखिए 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 4 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे भी है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं स्टूडेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है। अब हम लोग को 4 कार्बन में तुलना करना है कि किसका शेप सबसे बड़ा होगा, जिसका सरफेस एरिया ही ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो
तो इसका हम लोग शेप बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। इसको आप सबसे पहले देखिए क्या है, CH3, फिर क्या है CH2 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 CH2, फिर से यहाँ पे भी CH2, और उसके बाद Cl भी इसमें जुड़ा हुआ है, उसका Cl भी है। इसका शेप देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, CH3, फिर यहाँ पे आपका एक CH तो लटका हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे है CH3, यहाँ पे आपका एक CH लटक गया है, और फिर यहाँ पे क्या है CH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये जो D है इसका स्ट्रक्चर चलिए देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कार्बन है, इसमें 3 ठो कार्बन और लटका हुआ है, यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे और एक ठो यहाँ पे Cl है। तो आप क्या देखें स्टूडेंट कि सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर हो रहा था वो किसका था, ऑप्शन नंबर बी का। तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर इसका यानी कि सबसे बड़ा सरफेस एरिया किसका था, बी का। तो जिसका बड़ा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑप्शन नंबर बी का। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग एल्काइल हैलाइड्स इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म क्या है, इनमें से किस एल्काइल हैलाइड को हाइड्रोलाइसिस SN1 क्रियाविधि द्वारा होगा, है ना, SN1 क्रियाविधि द्वारा। सबसे पहले आपको पता होगा कि SN1 क्रियाविधि द्वारा यदि हम हाइड्रोलाइसिस करें सबसे ज़्यादा किसका, 3 डिग्री का, उसके बाद कौन 2 डिग्री, उसके बाद कौन 1, उसके बाद कौन 0 वाला होगा। तो इसमें 3 डिग्री वाला कौन है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी, यही आपका 3 डिग्री वाला है। तो ये SN1 के द्वारा इस एल्काइल हैलाइड का क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20, अब केवल 5 क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ एल्कोहलिक KOH इज, ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ डिहाइड्रोजिनेशन हम लोग का करना है। हिंदी में एक बार क्वेश्चन पढ़ दे। देखिए एल्काइल हैलाइड का एल्कोहल KOH के साथ डिहाइड्रोजिनेशन का क्रम सही है। तो डिहाइड्रोजिनेशन का क्रम क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री का, उसके बाद किसका होता है 2 डिग्री का, उसके बाद किसका होता है 1 डिग्री का। तो इसमें ये वाला देखिए तो किस में मैच कर रहा है, ये वाला क्रम यानी कि ये वाला ऑर्डर किस में मैच कर रहा है, तो A नंबर में नहीं, B नंबर। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर ऑप्शन में यही वाला ऑर्डर मैच कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग हेलो एल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है। ये 1 क्लोरोप्रोपेन या 1 ब्रोमोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन या डी नंबर ऑप्शन है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो ये इतना में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन। केवल 4 क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट, और देखिए इसमें से सारा क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ ही था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 वो क्या लिखा है, और इस टाइप के यदि क्वेश्चन आए तो हमको लग रहा है कि केमिस्ट्री में आप लोग का 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 70 यहाँ से, और स्कूल में तो 30 आपका कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि स्कूल तो आप लोग का अपना है। तो स्कूल से अच्छे से टीचर से बात कर लीजिएगा ताकि वहाँ से आपको प्रैक्टिकल में फुल नंबर मिले, क्योंकि यहाँ से आपका फुल ही आने वाला है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ इथाइल एल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड इन इज एन एग्जांपल ऑफ। हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं, इथाइल एल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में बदलना एक उदाहरण है। इथाइल एल्कोहल सबसे पहले मेथ ईथ यानी कि 2 कार्बन वाला, तो क्या हो जाएगा इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3 CH2OH, है ना। इसको क्या चीज़ में चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो इसको बोला है एसिटल्डिहाइड में चेंज करने के लिए। तो एसिटल्डिहाइड में इसको कैसे चेंज किया जाएगा, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। तो एल्कोहल से, इथाइल एल्कोहल से ये 2 कार्बन वाला ही है, लेकिन इससे इसमें आना हो तो CH3 CH2OH से हम लोग को इस चीज़ में आना है, ठीक है। तो इसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि इथाइल अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हम लोग एसिटल्डिहाइड में चले जाएंगे। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इज। हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनाएगा। यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, बेंजीन पर ONA, यही ना होता है, बेंजीन पर
Na, इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड। जब आप इसका अभिक्रिया करा दीजिएगा CO2 के साथ तो क्या बनाएगा बोलिए, जब CO2 के साथ इसका अभिक्रिया करिए तो सैलिसाइलिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ से आपका एक H आ जाएगा यानी कि बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। इसमें जुड़ जाएगा OH और साथ ही साथ यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सैलिसाइलिक एसिड। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है कि ईथर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी कि किस ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल से ईथर प्राप्त होता है। इथाइल अल्कोहल से ईथर प्राप्त होता है, उसके लिए हम लोग को 413 केल्विन चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए क्या लिखा है। द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1-ब्यूटेनॉल, है ना, यानी कि क्या उत्पाद प्राप्त होगा जब 1-ब्यूटेन के ओजोनाइड का जलीय अपघटन होगा। तो 1-ब्यूटेन, तो सबसे पहले हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाते हैं 1-ब्यूटेन का, CH3 क्या हो जाएगा, CH3, फिर यहाँ पे भी CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये हम लोगों का क्या हो गया, 1-ब्यूटेन आ गया ना। इसका जब आप ओजोनाइट कीजिएगा तो ओजोनाइट का मतलब था ओजोनोलाइसिस, यानी कि डबल बॉन्ड पे वो अटैक करेगा और एक ठो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ेगा और एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ेगा। तो क्या बन जाएगा देखिए, तो CH3 CH2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, का कि एक ऑक्सीजन इस जगह पे जोड़ेगा तो डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है तो मेथ ईथ प्रोप, और एल्डिहाइड है तो प्रोपेनॉल बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे CH2 में भी जुड़ेगा। तो देखिए तो CH2 में भी जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा उस चीज़ को देखते हैं। देखिए CH2 में भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मीथ, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। तो क्या बना है स्टूडेंट, प्रोपेनल और मिथेनल बना है ना, प्रोपेनल और मिथेनल। और प्रोपेनल और मिथेनल देखिए तो इथेनल ओनली नहीं, इथेनल एंड मिथेनल नहीं, प्रोपेनल एंड मिथेनल नहीं, कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था स्टूडेंट आज हम लोग का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिए। अब इसके आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। और यहाँ तक आशा करेंगे कि आप लोग सभी को एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ। अगर यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जितने भी क्लास 12 के स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को, जैक बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सभी को इस 100 में 100 लाने के लिए अपना जो सपना है वो पूरा कर सके। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज इतना ही रखते हैं।